Hi everybody, welcome to my channel RJ Studies. In this video, we are going to start with Article 15. That is the most important article because from the mains point of view, it is important. Plus, from prelims point of view, the clauses 4, 5, 6 are very important. In this, the amendments are mentioned, right? तो जो इसकी हेडिंग है दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट जस्ट बिकॉज इसमें जो आपके वर्ड्स कवर होते हैं दैट इज़ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, right, or any of them. They can be asked in multiple choice questions, and we have to distinguish between article 15 and article 16. Two more grounds are added in article 16, so you should know about it, like which grounds are added more in article 16. So right, in this video we are going to start with article 15. So there is a request for you to all, like आप अपना जो बेयर एक्ट है वो अपने साथ रखिए, राइट. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसकी हेडिंग की बात कर रहे हैं. आर्टिकल 15 की जो हेडिंग है दैट स्टेट्स प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ. यू हैव टू मेमोराइज दीज ग्राउंड्स. ये जो ग्राउंड्स हैं आपके अगेन एंड अगेन आपके रिपीट होंगे, तो यू शुड नो ऑल दीज ग्राउंड्स और इनसे आपका जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो भी बनता है. सो वी आर स्टार्टिंग विथ इंट्रोडक्शन. Article 15 provides for a particular application of the general principle which is embodied in Article 14. राइट. बेसिकली जब हमने आर्टिकल 14 हमने लास्ट वीडियो में जो डिस्कस किया था, देर इज़ अ लाइन विच इज़ मैंशनड देयर दैट आर्टिकल 14 इज़ द जीनस एंड आर्टिकल 15 एंड 16 आर इट्स स्पीशीज. सो उसी लाइन का यहाँ पे ये मीनिंग है दैट जो आर्टिकल 15 जो है वो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जो भी जनरल प्रिंसिपल हमने आर्टिकल 14 में डिस्कस किया है. Now, reading further, Article 15 provides that the state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex और place of birth. Right? अब इस आर्टिकल को पढ़ते वक्त और रीड करते वक्त हम दो वर्ड्स लेंगे, दैट इज डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली. These two words are very important. So the two crucial words in this provision are, first is discrimination. डिस्क्रिमिनेशन का जो मीनिंग है, इट स्टेट्स इट मीन्स टू मेक एन एडवर्स डिस्टिंक्शन विथ रिगार्ड टू और टू डिस्टिंग्विश अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स. दिस इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. लाइक हम एडवर्स डिस्टिंक्शन कर रहे हैं, राइट, और हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं अनफेवरेबली फ्रॉम अदर्स. सेकेंड वर्ड इज ओनली. आपको ये दो जो वर्ड्स हैं डिस्क्रिमिनेशन एंड ओनली पूरे आर्टिकल में बहुत बार इनका रिपीटेशन हुआ है. सो द वर्ड ओनली means the use of the word only connotes that discrimination on other grounds is not prohibited. This states that ये जो grounds हमने आर्टिकल 15 में मेंशन किए हैं दैट इज रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके ऊपर जो डिस्क्रिमिनेशन है वो प्रोहिबिट हो रहा है, राइट. लेकिन जो अदर ग्राउंड्स हैं उनके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड नहीं है. ठीक है, ये लाइन यही मेंशन करिए. सो नेक्स्ट स्लाइड में हम इसमें जो क्लॉजेज हैं, लाइक देयर आर 6 क्लॉजेज इन आर्टिकल 15. जब आप अपना बेयर एक्ट ओपन करेंगे तो आपको 5 क्लॉज मिलेंगे. प्लस जो क्लॉज 6 है वो 103rd अमेंडमेंट से 2019 के अंदर ऐड हुआ है, राइट. तो हम 6 क्लॉजेस को इलेबोरेटली डिस्कस कर रहे हैं. इस स्लाइड में हम क्लॉज 1 डील कर रहे हैं, दैट इज इट स्टेट्स द स्टेट शैल नॉट. यहाँ पे मार्क ऑल दीज वर्ड्स, द स्टेट. ठीक है, वी हैव ऑलरेडी कंसिडर्ड द डेफिनेशन ऑफ स्टेट अंडर आर्टिकल 12. द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट. शैल नॉट, स्टेट डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा अगेंस्ट एनी सिटीजन. Like this article is applicable only to citizens, right, on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. आपको ये पांचों ग्राउंड्स मेमोराइज करने हैं फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट. अब ये जो आपकी क्लॉज 1 की ये हमने बैरक की लैंग्वेज डील करी है. नाउ वी आर डीलिंग विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, राइट.
First is it prohibits discrimination only by the state. State discriminate नहीं करेगा. Next is Article 15 Clause 1 is an extension of Article 14. We have already discussed this line in our introduction, right? Thirdly, just as the principle of classification applies to Article 14, so it does to Article 15 Clause 1 as well. The combined effect of Article 14 and Article 15 is not that the state cannot pass unequal laws, but if it does pass unequal laws, the inequality must be based on some reasonable grounds, and that due to Article 15 Clause 1, religion, race, caste, sex or place of birth alone is not and cannot be a reasonable ground for discrimination. Basically, this paragraph is saying that the principle of classification जो Article 14 पे applicable था, वो Article 15 Clause 1 पे भी applicable है. अगर कोई state unequal laws को पास कर रहा है, तो जो inequality है उसमें वो reasonable grounds पर ही based होनी चाहिए, right? और ये कह रहा है कि जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के अंदर जो 5 ग्राउंड्स है, ठीक है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके ऊपर ही सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एंड दीज आर नॉट कंसिडर्ड एज रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेशन. आई होप क्लॉज 1 आपको क्लियर हुआ है. नेक्स्ट स्लाइड मेंशंस द क्लॉज 2. सो आप अपना बेयर एक्ट में रीडिंग कीजिए दैट नो सिटीजन, again the word citizen is used, like this article is applicable only to citizen. No citizen shall on grounds only of, the word only we have already dealt in our introduction part, उसका meaning हम वहाँ देख चुके हैं. Only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them be subject to any disability, liability, restriction or condition with regard to. अब यहाँ पर जो हमने क्लॉज 1 के अंदर स्टेट वर्ड यूज किया था, यहाँ पर आपको स्टेट वर्ड जो है वो नहीं मिलेगा, राइट? नहीं है इसके अंदर, देखेंगे आप तो इट स्टेट्स दैट, और इसका ये मतलब है कि जो स्टेट भी वर्ड स्टेट भी हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं, प्लस हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं. तो स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो है वो दोनों इन ग्राउंड्स के ऊपर, ये जो ग्राउंड्स हमने मेंशन किए, इन ग्राउंड्स के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. कहाँ पर? विद रिगार्ड टू एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट, राइट? सब क्लॉज ए ये मेंशन करता है. और Subclause B says the use of wells, tanks, bathing arts, roads and places of public resort maintained wholly or partly out of state funds or dedicated to the use of general public. ये सारी जो प्लेसेस हैं यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा और स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स दोनों ही डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे. सो इसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है दैट द सेकंड क्लॉज प्रोहिबिट्स बोथ द स्टेट एंड द प्राइवेट इंडिविजुअल whosoever is in the control of the above mentioned places. मतलब ये जो places हैं जिसके भी कंट्रोल में हो, either in the control of the state or in the control of the private individuals, वो discriminate नहीं करेंगे. क्लियर हुआ ये चीज? Now next slide mentions the clause 3. बेसिकली जो आपका क्लॉज 3 है, 4 है एंड 5, ये आपके एक्सेप्शंस बात कर रहे हैं. एक्सेप्शंस किसके? क्लॉज 1 एंड 2 के, राइट? क्लॉज 1 एंड 2 में तो हम डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए मना कर रहे हैं. क्लॉज 3 में हम बोल रहे हैं कि हम डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं जहां पर स्टेट ऐसा कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाए फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, राइट? सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू. नथिंग इन दिस आर्टिकल, इस आर्टिकल के अंदर जो भी बातें कही गई हैं, शैल प्रिवेंट दी स्टेट, वो स्टेट को रोक नहीं सकती हैं फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन. मतलब
कि जो भी हमने प्रोहिबिशन लगाए हैं, डिस्क्रिमिनेशंस की बात कर रहे हैं और जो भी ग्राउंड्स हमने कंसीडर किए हैं, इन सबको कंसीडर करने के बाद भी स्टेट क्या करेगी, इस आर्टिकल से अफेक्ट नहीं होगी और अगर वो चाहती है कोई भी स्पेशल प्रोविजन बनाना फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन तो स्टेट इज एलिजिबल टू डू दैट. there's a example for it, like जोबनेर में एक यूनिवर्सिटी है, दैट इज ज्योति विद्यापीठ यूनिवर्सिटी. इट इज बेसिकली फॉर गर्ल्स ओनली. वहाँ पे सिर्फ गर्ल्स की ही एंट्री है, राइट. तो दैट दिस एग्जाम्पल शोज यू दैट द स्टेट हैज अथॉरिटी, राइट, कि वो सिर्फ विमेंस के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूशन क्रिएट कर दे या चिल्ड्रंस के लिए एक स्पेशल इंस्टीट्यूट कर दे. सो दैट यूनिवर्सिटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, राइट. So I'm reading this further for you. The state is permitted to make any special provision for women and children. For example, reservation of seats for women in local bodies or provision of free education for children, right? नेक्स्ट इसके अंदर आगे डील कर रहे हैं 10 अंडर आर्टिकल 42. बेसिकली जो आर्टिकल 42 है वो आपका डीपीएसपी के अंदर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. व्हाट इट मेंशंस एंड स्टेट्स दैट वुमेन वर्कर्स कैन बी गिवन स्पेशल मैटरनिटी रिलीफ एंड अ लॉ टू दिस इफेक्ट विल नॉट इन्फ्रिंज आर्टिकल 15 क्लॉज 1. जो भी वुमेन को मैटरनिटी रिलीफ मिलेगी उसको एक लॉ के थ्रू अप्लाई किया गया है, राइट. जैसे हम लेबर लॉज के अंदर भी विमेन से रिगार्डिंग बहुत प्रोविजंस पढ़ते हैं. मैटरनिटी लीव कितने टाइम की होगी, उनके वर्किंग आवर्स कितने होंगे, वो सारी जो भी प्रोविजंस हैं वो स्टेट बना रही है. तो ये आर्टिकल ही स्टेट को परमिशन देता है, राइट. Reading further, again it would not be violation of Article 15 if educational institutions are established by the state exclusively for women. Educational institutions, I have already mentioned the example of Jyoti Vidyapeeth University. That university will be covered in this, right? So basically a special university established for them. आई होप आपको ये क्लॉज 3 क्लियर हो गया होगा, राइट. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम क्लॉज 4 की बात कर रहे हैं. दिस क्लॉज 4 इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू. इसका जो अमेंडमेंट है, राइट, जो क्लॉज 4 जो है वो आपके फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से आया था. इट डील्स स्पेसिफिकली विथ रिजर्वेशन. आपको अगर प्रीलिम्स में एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए कि कौन सा आर्टिकल का क्लॉज है जो रिजर्वेशन से डील करता है, तो क्लॉज 4 मेंशंस विथ रिजर्वेशन और इसका जो अमेंडमेंट है वो आपको खास तौर से आपको मेमोराइज करना है, राइट. अब हम इसकी जो लैंग्वेज है वो डील कर लेते हैं. दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29. हमने 2 चीज़ों की बात करी यहाँ पे, इस आर्टिकल की भी बात कर रहे हैं प्लस हम आर्टिकल 29 के क्लॉज 2 की भी बात कर रहे हैं. शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste, जो कि आपके आर्टिकल 341 में मेंशन है, एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो आपके आर्टिकल 342 के अंदर मेंशन है. सो ये वाला आर्टिकल हम इसको एक्सप्लेन करने पे जा रहे हैं. तो ये वाला आर्टिकल प्लस आपका आर्टिकल 29 का क्लॉज 2 रोक नहीं सकते हैं स्टेट को, कोई भी अगर वो स्पेशल प्रोविजन बनाना चाहे फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द SEBC क्लासेस, राइट, सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स, या फिर शेड्यूल्ड कास्ट के लिए या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए, ठीक है. तो स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक प्रोविजंस फॉर दीज टाइप ऑफ क्लासेस, राइट. अब हम ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, बेसिकली आपका जो केस है दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन, AIR 1951 SC 226. उसके अंदर
फॉर द फर्स्ट टाइम ये वाला कॉन्सेप्ट आया था. इट वॉज द रिजल्ट ऑफ द डिसीजन. इस केस के अंदर जो डिसीजन हुआ था वो रिजर्वेशन से रिलेटेड ही था. तो हम इसके थोड़े से फैक्ट्स भी डील करेंगे और जिसका जजमेंट भी देखेंगे. सो आई एम रीडिंग दिस फॉर यू. One of the first cases that dealt with the question of reservation in admission to educational institutions. It decided the question of supremacy between the fundamental rights and directive principles of state policy. Right? फर्स्ट केस है रिजर्वेशन से रिलेटेड विद रिगार्ड टू द एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. प्लस ये एक और क्वेश्चन डील करता है कि ईदर द फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर और द डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज सुपीरियर. तो देयर इज अ टसल बिटवीन बोथ दीज टू. राइट. Second is, it was regarding the admission of students to the engineering and medical colleges of the state. अब हमने educational institutions की बात करी तो this line particularly mentioned which educational institutions, that is engineering and medical colleges of the state. Next slide के अंदर इसमें थोड़े से facts बताए गए हैं that the Madras government issued an order popularly known as the communal government order allotting seats in the state medical colleges community wise as follows. नॉन के मतलब मेडिकल कॉलेजेस के अंदर किस तरीके से सीट्स जो है वो अलॉट की गई वो है नॉन ब्राह्मण्स हिंदूज, बैकवर्ड हिंदूज, ब्राह्मण्स, हरिजन्स, एंग्लो इंडियंस एंड इंडियन क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स. इस तरीके से मतलब सीट्स को अलॉट किया गया. The government order was declared invalid. ठीक है, because it classified students merely on the basis of caste and religion. जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर था उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया गया बिकॉज सिर्फ कास्ट और रिलीजन के बेस पर ही स्टूडेंट्स को वहाँ पर सीट्स अलाउ की गई इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मेरिट. मेरिट के बेस पे वहाँ पर सीट्स अलॉट नहीं की गई. A 7-judge bench of the Supreme Court struck down the classification as being based on caste, race and religion for the purpose of admission to educational institutions on the ground that Article 15 did not contain a clause such as Article 16 Clause 4. यहाँ पे एक डिफ्रेंसिएशन किया है कि Article 15 is somewhat different from Article 16 clause 4. Right. Next is Supreme Court held that communal government order constituted a violation of fundamental rights guaranteed to the citizens of India by Article 29 clause 2. यहाँ पे जो भी गवर्नमेंटल ऑर्डर था वो किसका वायलेशन कर रहा था? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा था जो भी सिटीजन्स को गारंटी है आर्टिकल 29 क्लॉज 2 के अंदर एंड देयरफॉर वाज वॉइड अंडर आर्टिकल 13. अब आर्टिकल 13 के अंदर हम जो आर्टिकल 13 का जो वीडियो है ऑलरेडी वी हैव कवर्ड दैट पार्ट. तो आप उसका जो वीडियो का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. तो आर्टिकल 13 जो है वो मना ही करता है स्टेट लेजिस्लेचर्स को और पार्लियामेंट को कि वो ऐसा कोई भी लॉ नहीं बनाए जो कि फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करे. राइट. तो अंडर आई एम रीडिंग दिस अंडर आर्टिकल 13 द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर बीइंग terminated from making such laws that may infringe or take away the fundamental rights that are being guaranteed by the Indian Constitution itself. Right? Got it? Next slide mentions that the directive principles of state policy laid down in Part 4 cannot in any way override or abridge the fundamental rights guaranteed by Part 3. जो हमने जब केस को स्टार्टिंग में डील किया था तो वहाँ पे देयर वाज अ क्वेश्चन लाइक कि जो सुप्रीमेसी है फंडामेंटल राइट्स में और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का क्वेश्चन भी अराइज हुआ. सो दिस लाइन इज मेंशनिंग दैट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है वो कभी भी फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकते हैं, उनके ऊपर नहीं जा सकते हैं. Fundamental rights are the first and the foremost important part of the Constitution. Then comes the directive principle which is mentioned in Part 4. Reading further,
under Article 15 Clause 4 in innumerable cases. Innumerable cases मतलब बहुत सारे केसेस को डील करते हुए क्या बात निकल के आई, that the reservation of seats for scheduled caste, scheduled tribes and backward classes in engineering, medical and other technological colleges has been upheld. राइट तो जो भी रिजर्वेशन जो है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा SC ST के लिए, बैकवर्ड क्लासेस के लिए, इंजीनियरिंग, मेडिकल और इन कॉलेजेस में, हैज़ बीन अपहेल्ड. अपहेल्ड यानी इसको इम्पोर्टेंस दी गई. रिजर्वेशंस आर पॉसिबल अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4 for the advancement of any backward class of citizens or for the scheduled caste and scheduled tribes. That reservation is important. इनके अपलिफ्टमेंट के लिए ये जो सोसाइटी है पर्टिकुलरली SC ST से रिलेटेड और SEBC से रिलेटेड, सो इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए रिजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट. प्लस वन मोर थिंग, दैट जो बैकवर्ड क्लासेस है उसका डेफिनेशन आपको कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है. राइट हम जो भी बैकवर्ड क्लासेस की बात करेंगे वो एज पर दी केस लॉज की बात कर रहे हैं. राइट जो भी हमने इकोनॉमिक कंडीशंस को उनको देखते हुए कंसीडर किया है या फिर उनके एजुकेशन बैकग्राउंड को देख के कंसीडर किया है, जो भी और सुप्रीम कोर्ट के पास जितने भी केसेस आए हैं उन केसेस को कंसीडर करने के बाद ही हम कंसीडर कर पा रहे हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हैं जो बैकवर्ड है. बट यहाँ पे कोई पर्टिकुलरली डेफिनेशन प्रोवाइडेड नहीं है बैकवर्ड क्लासेस की. राइट क्लियर हुआ ये. नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हमने इस वाले आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए और फर्दर हमने बात करी है इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस की. सो basically rejecting the argument that Article 15 Clause 4 envisages positive action. राइट आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो क्या करता है उसमें एक पॉजिटिव एक्शन की बात हुई है, वाइल आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इज अ प्रोविजन वारंटिंग प्रोग्राम्स ऑफ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन. राइट जो आर्टिकल 16 क्लॉज 4 है उसमें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात हुई है. क्लियर हुआ. यहाँ पे आपको एक डिफरेंस क्रिएट कर दिया है कि आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) में क्या डिफरेंस है. 15(4) deals with positive action and article 16 clause 4 deals with positive discrimination. So reading further, the Supreme Court has observed in Indira Sahane versus Union of India AIR 1993 SC 477. We are afraid we may not be able to fit these provisions into this kind of compartmentalization in the context and scheme of our constitutional provisions. By now, it is well settled that reservation in educational institutions and other walks of life can be provided under Article 15 Clause 4, just as reservations can be provided in services under Article 16 Clause 4. राइट जो 15(4) के अंदर आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सिमिलरली 16(4) के अंदर जो जॉब्स हैं, पोस्ट हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, उनमें आपकी रिजर्वेशन की बात करी जा रही है. रीडिंग फर्दर, इफ सो it would not be correct to confine Article 15 Clause 4 to programs of positive action alone. So, Article 15 Clause 4 को आप सिर्फ पॉजिटिव एक्शन तक ही कन्फाइन नहीं कर सकते हो. Article 15 Clause 4 is wider than 16(4), is as much as several kinds of positive action programs can also be evolved and implemented thereunder. In addition to reservation, to improve the conditions of SEBC, that is socially and educationally backward classes, scheduled caste and scheduled tribes. Whereas Article 16 Clause 4 speaks only of one type of remedial measures, namely reservation of appointments and
पोस्ट। सो इसमें इंदिरा साहनी के जजमेंट में बेसिकली यही मेंशन हुआ कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 जो है वो पॉजिटिव एक्शन से तो डील करता ही है, प्लस आपका जो उसका जो इंटरप्रिटेशन है वो पॉजिटिव एक्शन से कहीं ज़्यादा है, वो वाइडर है एज कंपेयर टू आर्टिकल 16 क्लॉज 4, राइट। Next is the most important case, M.R. Balaji versus State of Mysore, AIR 1963 SC 649. The Supreme Court held that sub-classification made between backward classes and more backward classes was not justified under Article 15 Clause 4. जो भी हमने बैकवर्ड क्लासेस की बात करी है उसके अंदर भी अब हम फर्दर सब क्लासिफिकेशन कर रहे हैं मोर बैकवर्ड क्लासेस का, राइट। तो वो क्या है, जस्टिफाइड नहीं है। लाइक रिजर्वेशन प्रोवाइड करने के लिए आप बैकवर्ड क्लासेस को भी फर्दर आप डिवाइड कर रहे हो और सब क्लासिफिकेट कर रहे हो मोर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर, तो वो चीज़ क्या है, जस्टिफाइड नहीं है। Backwardness as envisaged by Article 15 Clause 4 must be both social and educational and not either social or educational. अगर आप बैकवर्डनेस को देख रहे हो तो उसमें आपको दोनों ग्राउंड्स कंसीडर करने, सोशल भी और एजुकेशनली, ना कि ईदर सोशल और एजुकेशनल, तो राइट, क्लियर हुआ ये चीज़। Now reading further, Balaji was the first case which came up before the Supreme Court. An order of the Mysore government issued under Article 15 Clause 4 reserved seats for admission to the state medical and engineering colleges for backward classes and more backward classes, right? This was in addition to the reservation of seats for the scheduled caste, which is 15%, and for the scheduled tribes, that was 3%. ये बोल रहा है कि एक ऑर्डर आया मैसूर गवर्नमेंट के पास फॉर द प्रोवाइडिंग ऑफ द रिजर्वेशन, ठीक है, टू द बैकवर्ड क्लासेस एंड मोर बैकवर्ड क्लासेस, राइट। और ये जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है ये इन एडिशन है, जो पहले से शेड्यूल कास्ट को जो 15% प्रोवाइडेड है प्लस शेड्यूल ट्राइब को जो 3% प्रोवाइडेड है, उस एडिशन के अंदर आप बैकवर्ड क्लासेस को अलग से रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो और बैकवर्ड में भी मोर बैकवर्ड को और रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हो। क्लियर हुआ। नेक्स्ट स्लाइड इज that backward and more backward classes were designated on the basis of caste and communities. The court declared the order bad on several grounds in Balaji's case. जो कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया कि ये चीज़ जस्टिफाइड नहीं है एंड दिस ऑर्डर वाज बैड, कि भाई आप बैकवर्ड में भी प्रोवाइड कर रहे हो रिजर्वेशन एंड देन आप मोर बैकवर्ड को भी प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। अब आई एम रीडिंग दिस कि इसमें क्या एक्सप्लेन हुआ। द फर्स्ट डिफेक्ट इन द मैसूर ऑर्डर वाज दैट इट वाज बेस्ड सोलली ऑन कास्ट, ठीक है। फर्स्ट डिफेक्ट था कि भाई ये सोलली बेस्ड था कास्ट पे विदाउट रिगार्ड टू अदर रेलिवेंट फैक्टर्स एंड दिस वाज नॉट परमिसिबल अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 4, ठीक है। ये सोलली बेस्ड था कास्ट पे और ये चीज़ जो है कास्ट पर डिस्क्रिमिनेशन करना आर्टिकल 15 क्लॉज 4 तो प्रोवाइड ही नहीं करता है। रीडिंग फर्दर, though caste in relation to Hindus could be a relevant factor to consider in determining the social backwardness of a class of citizens, but it must not be made the sole and dominant test in that behalf. कोर्ट ने ये बोला कि कास्ट एक रेलेवेंट फैक्टर है हिंदूज के लिए, लेकिन आप उसको सिर्फ होल एंड सोल और डोमिनेंट टेस्ट जो है, डोमिनेंट ग्राउंड नहीं बना सकते हो। Christians, Jains and Muslims do not believe in the caste system and therefore the test of caste could not be applied to them. So जो basically जो caste का system है वो हिंदूज पर ही applicable होता है, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और जेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो सिर्फ आप कास्ट को सोल बेसिस नहीं बना सकते हो। Reading further, in as much as identification of all backward classes under the impugned order had been made solely on the basis of caste, the order was bad. Social backwardness is the
is in the ultimate analysis the result of poverty to a very large extent, right? नेक्स्ट स्लाइड में हम क्लॉज 5 की बात कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लॉज. आई होप आई एम एबल टू क्लियर द क्लॉज 4 टू यू. और जो केसेस हमने डील करे हैं दैट आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस ऑफ दैट क्लॉज, राइट. क्लॉज 5 जो है वो आपका 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005 से आया है. इस अमेंडमेंट को आपको मेमोराइज करना है because this amendment is very important for the multiple choice questions, plus the amendment which we have considered in clause 4, right? So अब clause 5 की बात कर रहे हैं that state is empowered to make any special provision. यहाँ पे भी ये exception ही है clause 1 and 2 का, that state जो है उसको ये authority है, वो empowered है कि वो special provision बना सके for the advancement of any socially and educationally backward classes of citizens or for the scheduled caste or the scheduled tribes regarding their admission to educational institutions including. अब educational institutions में हम क्या क्या include कर रहे हैं, including private educational institutions whether aided or unaided by the state except the minority educational institutions. तो ये जो लाइन है आपको पता होनी चाहिए कि हमने यहाँ पे भी एक्सेप्शन डील किया है, माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हमने एक्सेप्शंस में लिया है. सो दिस कैन ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट. वहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो आप इंक्लूड कर रहे हैं बट ईदर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट और नॉट, राइट. तो यहाँ पे आप एक्सेप्शंस में डील करेंगे माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को. सो रीडिंग फर्दर इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या बता रहा है, इन ऑर्डर टू गिव इफेक्ट टू दिस प्रोविजन द सेंटर इनैक्टेड the Central Educational Institutions Reservation in Admission Act 2006, providing a quota of 27% for candidates belonging to the other backward classes, that is OBC, in all central higher educational institutions, including the Indian Institutes of Technology (IIT) and Indian Institute of Management (IIM). In April 2008, the Supreme Court upheld the validity of both Amendment Act and OBC Quota Act. राइट. तो 27% जो रिजर्वेशन है OBCs को प्रोवाइड किया जाता है जस्ट बिकॉज इस क्लॉज की वजह से, ठीक है. तो कि स्टेट ऐसा लॉ बना सकती है जो कि आप जो OBC है और जो सोशली एजुकेशनली इंस्टीट्यूशंस है उनके एडवांसमेंट के लिए. तो यहाँ पर एक एक्ट भी इनैक्ट हुआ जो कि सेंटर ने इनैक्ट किया, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन एडमिशन एक्ट 2006, जो कि आपको 27% कोटा प्रोवाइड करता है OBCs को. और सुप्रीम कोर्ट ने भी इसकी वैलिडिटी को अपहेल्ड किया. बट द कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर, that is the advanced sections from among OBC while implementing the law. ये लॉ तो इम्प्लीमेंट किया जाएगा लेकिन OBC के अंदर भी ये बाइफर्केशन किया गया कि क्रीमी लेयर को अलग किया जाएगा एंड नॉन क्रीमी लेयर को अलग किया जाएगा. क्रीमी लेयर एंड नॉन क्रीमी लेयर से ये हम समझते हैं कि एक स्पेसिफाइड इनकम के जो पीपल हैं, लाइक प्रेजेंट के अंदर 8 लाख के अंडर जो लोग आ रहे हैं वो नॉन क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे और अबव 8 लाख जो लोग आएंगे वो क्रीमी लेयर के अंदर आएंगे. सो द इनकम ऑफ द पीपल स्पेसिफाइज दैट कौन क्रीमी लेयर में आएगा और कौन नॉन क्रीमी लेयर में आएगा. उस बेसिस पे ही जो 27% का जो कोटा OBCs को मिलता है वो प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द क्रीमी लेयर कॉन्सेप्ट एंड नॉन क्रीमी लेयर concept. I hope I am able to clear the clause 5 to you people, right? Next is clause 6, that is जो कि आपका अभी रिसेंटली आपका आया है 103rd अमेंडमेंट से 2019 के अंदर. इस आर्टिकल का आपका बेसिक जस्ट ये है
कि अभी तक तो हम सोशली एंड एजुकेशनल ग्राउंड्स पे ही रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे थे, राइट. क्लॉज 4 में भी हमने यही बात करी, क्लॉज 5 में भी हमने यही बात करी. वी हैव कंसिडर्ड द टू वर्ड्स दैट इज सोशली एंड एजुकेशनली. बट इन दिस क्लॉज वी आर डीलिंग विथ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, right. So 10% reservation is to be provided for the economically weaker sections of the society. Clear हुआ ये चीज. So I am reading this article for you. Nothing in this article or Article 19 Clause 1 Subclause G or Article 29 Clause 2 shall prevent the state from making. Like ये वाला आर्टिकल प्लस आपका 19(1)G प्लस आपका 29(2), ये सारे आर्टिकल्स रोक नहीं सकते हैं स्टेट को फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉजेस 5 और 4, राइट. 5 और 4 में तो आएंगे ही सोशली और एजुकेशनल ग्राउंड पे, लेकिन 6 में भी कवर होंगे इकोनॉमिकल ग्राउंड पे. क्लॉज जो आपका सब क्लॉज बी है वो क्या मेंशन कर रहा है, एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ सिटीजन्स अदर देन द क्लासेस मेंशन्ड इन क्लॉजेस 4 and 5 इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजंस रिलेट टू देयर admission to educational institutions including private educational institutions whether aided or unaided by the state other than the minority educational institutions referred to in clause 1 of article 30 which in the case of reservation would be in addition to the existing reservations and subject to a maximum of 10% of the total seats in each category, right. जो 10% reservation provide होगा वो each category के अंदर provided होगा और ये economical ground पे cover होगा. प्लस जो ऊपर जो रिजर्वेशंस प्रोवाइडेड हैं, चाहे 27% का कोटा है, 15% का जो कोटा आपको एससीज को प्रोवाइडेड है, एसटीज को 3% का कोटा प्रोवाइडेड है, इन सब के बावजूद आपको इन एडिशन मिलेगा इकोनॉमिकल ग्राउंड पे 10% का कोटा, राइट. सो explanation mentions is for the purposes of this article and article 16 economically weaker sections shall be such कौन होंगे as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage. एक्सप्लेनेशन जो है वो ये बता रहा है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस जो होंगे वो कौन कौन होंगे, राइट. एक्सप्लेनेशन के अंदर बेसिकली यही स्पेसिफाई किया गया है. सो इट मेंशंस दैट कि स्टेट जो होगा वो नोटिफाई करेगा फ्रॉम टाइम टू टाइम, नोटिफिकेशन के द्वारा ये नोटिफाई करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम और अदर इंडिकेटर्स जो कि इकोनॉमिक डिसएडवांटेज से डील करते हैं, राइट. फैमिली इनकम के बेसिस पे ही आपका इकोनॉमिक जो सेक्शन है वो डिटरमाइन होगा. एंड आई होप आई एम एबल टू क्लियर यू द कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल 15 विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द मेंस पॉइंट ऑफ व्यू. आपको क्लियर हो गया होगा ये आर्टिकल. और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरीज हैं, कुछ आपको पूछना है मुझसे, सो यू पीपल आर फ्री टू आस्क मी, राइट. आपको कमेंट सेक्शन में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं. आई एम हेयर टू सॉल्व ऑल योर क्वेरीज, राइट. थैंक यू सो मच फॉर दिस पेशेंस दैट यू हैव केप्ट. थैंक यू सो मच. और आप मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो वीडियो नोटिफिकेशन है वो आपको जल्दी से मिल जाएगा और आपकी जुडिशरी की प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू होते रहे.